नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग एनबीएफसी सेक्टर की एक कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है चोला फाइनेंस। दोस्तों, ये स्टॉक अभी हॉट स्टॉक बना हुआ है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे क्यों ये हॉट स्टॉक बना हुआ है। दोस्तों, अगर फटाफट कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ रुपीज है। करेंट मार्केट प्राइस 790 रुपीज है और इसका 52 वीक हाई 814 रुपीज है। दोस्तों, 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक अभी। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 27.2 है। तो अगर फटाफट इसका कंपैरिजन हम लोग इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस मार्केट की लीडर है। उसके बाद बजाज फिनसर्व का नंबर आता है, उसके बाद एसबीआई कार्ड और उसके बाद चोला फाइनेंस का। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो बजाज फाइनेंस का 50 है, बजाज फिनसर्व का 54 है, एसबीआई कार्ड का 45 है और चोला फाइनेंस का 27 है। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को मार्केट ने थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन देके रखा है चोला फाइनेंस के कंपैरिजन में। अब आगे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में सेल्स का ग्रोथ देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस का 19% है, बजाज फिनसर्व का 17% है, एसबीआई कार्ड का 15% है और चोला फाइनेंस का 12.6% है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो बजाज फाइनेंस का 25.98% है, बजाज फिनसर्व का 22.79% है, एसबीआई कार्ड का 26.12% है और चोला फाइनेंस का 16.67% है। तो आप सेल्स ग्रोथ में देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एसबीआई कार्ड का सेल्स का ग्रोथ पिछले 5 साल और 3 साल में चोला फाइनेंस से बेहतर नजर आता है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का डेट टू इक्विटी रेशियो 3.78% है, बजाज फिनसर्व का 4 है, एसबीआई कार्ड का 2.96 है और चोला फाइनेंस का 5.88 है। तो आप देख सकते हैं चोला फाइनेंस का जो कर्ज है वो बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में ज्यादा नजर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो। अगर इसके पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 साल पहले सेल्स 1209 करोड़ था जो अभी बढ़कर 10,148 करोड़ हो गया है। तो सेल्स का ग्रोथ शानदार नजर आता है। हर ईयर सेल्स में आपको ग्रोथ नजर आता है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो आप ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख सकते हैं। चोला फाइनेंस का ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार बढ़ता गया है, 9% से बढ़कर ये 29% पर पहुंच गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। हम लोग अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 10 साल में नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरीका से ग्रो किया है। 85 करोड़ था जो अभी बढ़कर 2154 करोड़ हो चुका है। तो आप नेट प्रॉफिट में 25 टाइम्स का ग्रोथ देख सकते हैं पिछले 10-11 साल में, जो कि शानदार नजर आता है। आगे अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 19%, पिछले 5 साल में 17%, पिछले 3 साल में 13% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5%। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा नजर आता है। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 30%, पिछले 5 साल में 25%, पिछले 3 साल में 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 68%। तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा नजर आता है। अगर स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 साल में 34% है, पिछले 5 साल में 28% है, पिछले 3 साल में 43% है, पिछले 1 ईयर में 38% है। दोस्तों, अगर चोला फाइनेंस के पिछले 5 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 24.3 पर नजर आता है, जबकि करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 के आसपास नजर आता है। अगर बजाज फाइनेंस का पिछले 5 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो 51.6 पर नजर आता है, जबकि करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 50 के आसपास है। तो बजाज फाइनेंस में आपको डिस्काउंट नजर आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, जबकि चोला फाइनेंस में आपको किसी भी प्रकार का डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप 52 वीक हाई से बात करें, चाहे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से बात करें, आपको बजाज फाइनेंस में बेहतर डिस्काउंट नजर आता है। अब दोस्तों, चोला फाइनेंस हॉट स्टॉक क्यों बना हुआ है? पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखें तो चोला फाइनेंस ने 37% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि बजाज फाइनेंस ने -3% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों, हॉट स्टॉक बनने का यही एक रीजन है। हम जैसे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो भी स्टॉक करेंट में भाग रहा होता है उसके पीछे भागने लगते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करने का कोशिश करने लगते हैं। अब हॉट स्टॉक बनने का दूसरा रीजन जो है, सौरभ मुखर्जी के फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसके पास बहुत सारा फंड आता है,
तो वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको नया नया कंपनी खोजना होता है ताकि वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर पाए। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास जो लिमिटेड अमाउंट रहता है, अगर हम बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनी रखने लगेंगे, तो हम अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। हमें मार्केट के लीडर के साथ जाना चाहिए। अगर उसके प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए मार्केट की लीडर कंपनी को खरीदने का। अब दोस्तों अगर इसके पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का 277% का रिटर्न है, जबकि चोला फाइनेंस का 238% का रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का रिटर्न कहीं ज्यादा बेहतर नजर आता है चोला फाइनेंस के कंपैरिजन में। अब अगर मैक्सिमम की बात करें, जब से दोनों कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस ने 1,31,000% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि चोला फाइनेंस ने 9,500% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला लाइन बजाज फाइनेंस का है और नीचे वाला लाइन चोला फाइनेंस का है। तो दोनों के रिटर्न में कोई कंपैरिजन ही नजर नहीं आता है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक बहुत ऊपर नजर आता है, जबकि चोला फाइनेंस का स्टॉक में आपको इतनी तेजी देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों हमें क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, चोला फाइनेंस को? दोस्तों जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, जिन्होंने निचले लेवल पर खरीदा है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं करंट मार्केट लेवल पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट मार्केट लेवल पर इस स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है। लेकिन अभी बजाज फाइनेंस में आपको कहीं बेहतर डिस्काउंट नजर आता है, चाहे वो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें या 52 वीक हाई से डिस्काउंट देखें, तो आपको अभी बजाज फाइनेंस को खरीदने के बारे में विचार करना चाहिए। चोला फाइनेंस दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है और आप एनबीएफसी सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। बट अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है तो आपको सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों आज के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।